भाजपा सिखों को नज़रअंदाज कर रही है और एक सिख नेता जो भाजपा के साथ उस दशक में जुड़े जिस समय भाजपा के साथ चंद लोग थे। लोग भाजपा का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो व्यक्ति उस समय भाजपा का दामन थामते हैं, भाजपा की जम्मू कश्मीर में एंट्री करवाते हैं और भाजपा को चुनाव निशान उस दौरान मिलता है। वरिंदरजीत सिंह भाजपा के सीनियर नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका भी। वरिंदर जी, भाजपा के साथ और आरएसएस के साथ बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि वरिंदरजीत सिंह जो हैं वो आरएसएस के मेंबर हैं। पहला सवाल तो ये है कि आरएसएस आपने कब ज्वाइन की? देखिए संसार जी, मैं आरएसएस का मेंबर कभी भी नहीं रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ही से निकली है, उनका पॉलिटिकल विंग है। हाँ, कई बार मीटिंग वगैरह कुछ इस तरह की होती है तो आरएसएस के ऑफिस में या उनकी किसी मीटिंग में मैं गया हूँ, लेकिन आरएसएस मैंने कभी ज्वाइन नहीं की। मैं फाउंडर मेंबर हूँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आरएसएस से मेरा सीधा कोई लेना देना नहीं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भाजपा से आप जुड़ें तो कनेक्शन आरएसएस से सीधा जुड़ जाता है, और क्योंकि आरएसएस जो है भाजपा उसी में से निकली हुई है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भाजपा आरएसएस से ही निकली है, लेकिन आज भी 40% मिनिस्टर, 60% के करीब एमपीज ऐसे हैं कि जिनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सीधा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की आरएसएस, तो उनकी कोई मीटिंग, कोई देश हित में कोई ऐसी बात होती है तो उनके कार्यालय में जाना होता है, क्योंकि ड्यूटी लगती है तो पार्टी की तरफ से उसमें जाता हूँ। लेकिन सीधा आरएसएस से मेरा आज तक कोई नाता जो है वो नहीं रहा है। अब कहने को और लोगों के जहन में ये है कि जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी एक ही है। मैं मानता हूँ कि भाई वो एक है, लेकिन मेरा सीधा कोई आरएसएस से ना तो मैंने आज तक कोई वहाँ की कोई जिम्मेवारी ली है और ना ही आगे कोई लेने का मेरा इरादा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और इसी का सदस्य रहूंगा। और एक बात मेंशन करूँगा, मेरी सोच तो ये है कि सिख उसको हर राजनीतिक पार्टी में होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, कोई भी है, लेकिन सिख होना चाहिए, यस सर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जरूरत पड़े, कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई बात होती है तो वो बोले, ये नहीं यस सर जो पार्टी ने, संगठन ने कह दिया तो उसमें मेरा मानना है कि मैं सिखों के एंटी पार्टी मानता हूं कांग्रेस को, लेकिन एक तरफ मैं ये भी कहता हूं कि सिखों को कांग्रेस में भी होना चाहिए और अपनी बात कहने वाले सिख होने चाहिए। आप चलते हैं आपकी ज़िंदगी के उस सफ़र की ओर, जब आप भाजपा के साथ जुड़े, जब आपने आरएसएस का और भाजपा का दामन थामा। आरएसएस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों का जो कनेक्शन है वो बड़ा गहरा है, सीधा कह सकते। बिल्कुल ठीक। तो आपका जुड़ाव इस ओर, और आप कह रहे हैं कि सिखों को हर राजनीतिक दल में होना चाहिए, लेकिन आपने भाजपा क्यों चुनी और भाजपा के साथ जुड़े क्यों? जब आप जुड़े उस समय तो भाजपा का नाम लेना, और मेरे ख्याल से तब भाजपा था भी कि नहीं था, जनसंघ था मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के टाइम ही जब भारतीय जनता पार्टी बनी मैं उसी टाइम आया। उससे पहले जनता पार्टी होती थी जिनका निशान चक्र में खड़ा किसान होता था, उसमें मैं थोड़ी देर रहा, लेकिन जब मैं
एक बार दिल्ली में था दिसंबर में 79 में। तो तब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को निकाल दिया गया। सेंटर में गवर्नमेंट थी, अलग पार्टी जो है वो बनाएंगे। तो वहां पर इलेक्शन कमिश्नर को एक लेटर पेश करना था जिसमें 1500 लोगों ने साइन करके इलेक्शन कमिश्नर को दिया कि हमें अलग पार्टी की मान्यता दी है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, कृष्णलाल शर्मा जी, मदन लाल खुराना जी बहुत से नेता थे। तो उसमें से मुझे ये नहीं पता था जब मैंने साइन किया कि ये एक इतिहास बन जाएगा। 1269 1269 नंबर पे आई एम द ओनली सिख जिसने उस लेटर पे साइन करके इलेक्शन कमिश्नर को वो लेटर गया और उसके बाद पार्टी को मान्यता मिल गई। और ऑफिशियली ये थी 6 अप्रैल 1980 को बम्बई में चौपाटी के स्थान पर इसकी जो थी विधिगत तौर पर अनाउंसमेंट हुई। और मुझे मौका मिला कि उस टाइम मैं भी बम्बई में मौजूद था और उसमें मैं उस टाइम से मैं इनके साथ चलता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी सोच ये है कि सिख को हर पार्टी में होना चाहिए और अपनी बात रहनी, और इनके साथ लोग चलते नहीं थे, चाहे जनसंघ थी, चाहे जनता पार्टी आई, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मेरी सोच ये थी यार, जब हम किसी को कोई चीज बताएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। हम सिर्फ एक आदमी से नफरत करते रहे। तो मैंने कहा नहीं, इनके अंदर बैठ के जो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रखी जाए। और मैंने कोशिश की, रखी। अब सब बातें नहीं मानी गई, कुछ मानी गई, कुछ नहीं भी मानी गई, लेकिन मैं अपने आप में फख्र फील करता हूँ कि जो भी एफर्ट्स मैंने किए उसमें से चाहे 5% ही सिरे चढ़े, लेकिन सिरे चढ़े। और मैंने अपनी बात एक जो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके बीच में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के नाते मैंने अपनी बात जैसे रख सकता था मैंने वो हर बार रखी। एक सवाल ये उठता है कि भाजपा के कई सारे नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ना ऐसा हुआ है, ना ही होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात आती है तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला पहले सिख हूँ, तो इस बात का विरोध करने वाला भी मैं शायद पहला सिख हूँ कि मैं इसका बिल्कुल विरोध करूंगा। और मैं इस बात को बिल्कुल हिंदू राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये एक हमारा जो भारत देश है ये एक गुलदस्ता है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई हैं, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है। ये इसीलिए मतलब जो डेमोक्रेसी है, जो सिस्टम, और अगर कोई कहे कि जी हिंदू राष्ट्र, और अगर वो है तो फिर अगर हम जो लोग खालिस्तान मांगते हैं हम उनका विरोध करते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र जो लोग कहते हैं मैं उनका भी विरोध करता हूं कि वो उनको भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जैसे कुछ इससे कुछ गलत लोगों को शय मिलती है, वो नहीं मिलनी चाहिए। और मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता। भारतीय संविधान को बदल देने की बात भी भाजपा के कई नेता कहते हैं। देखिए, सहमत हैं आप उनसे? नहीं, अपनी जगह पर कोई आदमी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं होता। हाँ, पार्टी की तरफ से ऐसी कोई लाइन नहीं है। अगर कोई ऐसी लाइन आएगी, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आएगी। अगर कोई आएगी, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं पहला शख्स होऊंगा जो इसका विरोध करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स होती आई, होनी भी चाहिए। वक्त के लिहाज से हर चीज की जरूरत है, वो होनी चाहिए। लेकिन पूरा हम ये सिस्टम चेंज कर दें, संविधान चेंज कर दें, मैं इसका घोर विरोधी। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। जब आपने भाजपा का दामन थामा, जम्मू कश्मीर के पहले सिख हैं आप, और जब पार्टी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तो फाउंडर मेंबर हैं आप उसके। किन किन नेताओं से मुलाकात हुई है आपकी भारतीय जनता पार्टी के या फिर संघ के परिवार के लोगों के साथ? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे
लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा नेता हो जिससे जिससे मैं ना मिला हूँ। चाहे अटल जी, अडवाणी जी, संघ के भी जितने नागपुर से यहाँ आते थे, सुदर्शन जी हो, अब भागवत जी हैं, सबके साथ मतलब मुलाकात होती रही। और जहाँ जैसे जैसे भी जरूरत पड़ी, मैं अपनी जाति नहीं, अपनी कम्युनिटी की बात उनके सामने रखता रहा। क्योंकि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, जिसका हमारी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें क्या पता चलेगा। तो इसलिए मैंने, चाहे संघ था, चाहे भाजपा थी, चाहे बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटे नेता से मैं मिला हूँ, और मैंने उनके सामने अपनी जाति बात मैंने आज तक नहीं रखी, ना ही कभी आगे रखूंगा, लेकिन कम्युनिटी की बात मैं रखूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं पहले सिख हूँ, फिर हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मेंबर। मोहन भागवत से कभी मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल हुई, विचार जम्मू में हुई। बहुत ज्यादा वो तो डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, आपके पत्र वगैरह मुझे मिलते रहते हैं, आप अच्छी चीजें उठाते रहते हैं, कीप इट अप। इतनी बात उनसे हुई। बाकी मैं कहूँ कि मेरी उनके साथ कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बैठक हुई या जिन्हें, हाँ, सुदर्शन जी के साथ एक दो बार बैठना हुआ, जब ये आया कि सिख एक अलग कौम है। ये पहले ये चीज सिखों को ये कहते थे कि जी केसोदारी हिंदू भाई, केसाधारी आरएसएस ये बोलती थी केसोदारी हिंदू भाई। तो मैंने इसका खड़े होके विरोध किया। मैंने कहा भैया ये आप गलत कहते हो, हम इस चीज को नहीं मानते। मैंने कहा सारी मैं अगर आप मैं मान, लेकिन ये लफ्ज मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि आप हमें ये बोलो कि केसोदारी हिंदू भाई। हम सिख हैं, अलग कम्युनिटी है, धारा 25 के तहत हमें अलग मान्यता मिली गई है। ये मैं किसी को हक नहीं दूंगा कि वो चीज। फिर बकायदा आरएसएस ने ये बात मानी, और वो एक नोटिफिकेशन निकला कि आगे से कोई आदमी सिखों को ये नहीं कहेगा कि केसोदारी हिंदू भाई, ये नहीं तो वो उसके बाद मतलब बंद हो गया। मैंने तो नहीं सुना उसके बाद। तो यहाँ तो जहाँ मैं होता हूँ वहाँ वो बोलते रहो, पता कि बोलेंगे तो ये जरूरत है, लेकिन मैंने अनऑफिशियली आगे पीछे भी पता किया, उसके बाद ये जो था वो बंद हो गया। एक किस्सा जिसकी बड़ी चर्चा रहती है लोगों में, अडवाणी के साथ नोकझोंक हुई थी आपकी किसी बात को लेकर के, और उसके बाद में जो कहा गया था कि इसके बाद इस कमेटी में आपका, नेशनल कमेटी में आपका कभी नाम नहीं होगा, ये घटना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है। हाँ, मुझे याद आ गया कि अडवाणी जी हमारे पहले, जो अटल जी के बाद पार्टी के प्रधान बने, तो मेरठ में वाल्मीकि समाज और सिख समाज को एक गुरुद्वारे को लेके झगड़ा हो गया। तो नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी, मैं उसमें गया हुआ था, तो मैंने वहां पर ये इशू उठाया। तब भारतीय जनता पार्टी इतनी संपन्न नहीं होती थी, जो नेता लोग थे वो सोफों पे या कुर्सी बैठते, तो कार्यकर्ता सारे नीचे ही बैठते थे। तो मैंने ये मसला उठाया, तो अडवाणी जी कहने लगे, यार आप जब भी आते हो तो सिखों के इशू ही लेके आते हो। तो मैंने बोला जी 5000 के करीब नेशनल काउंसिल के मेंबर बैठे हैं, मुझे इसमें कोई सिख नजर नहीं आ रहा है। अगर मुझे लिया गया तो मैं ना तो लखपति हूँ, और ना ही मेरे साथ कोई 20-30 हजार आदमी है। मुझे लिया गया इसलिए लिया गया कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हूँ, और अगर मैं सिख की बात यहाँ नहीं कर सकता, तो फिर मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठूं। तो मैं उठ के, मतलब मैं खड़ा ही था, तो मैं पीछे मुड़ गया। तो विजय कुमार मल्होत्रा जी होते थे, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के मुझे बोला कि बैठ जा। तो अडवाणी जी को भी शायद फील हुआ कि ये मैंने कह दिया, तो उन्होंने फिर उस टाइम में एक 3 मेंबरी कमेटी बना दी। मदन लाल खुराना जी चेयरमैन बनाए, मुझे मेंबर, और बाद में एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पीएचई के मिनिस्टर आए, डॉक्टर सुरजीत सिंह दंग उत्तर प्रदेश से, तो उनको भी उसका मेंबर रखा कि आप इस चीज का हल करें। तो हम वहां गए। उसमें एक और बात बताऊं कि बाद में वो
वाहिगुरु में बड़ी ताकत है। वही जो डॉक्टर सुरजीत सिंह धन थे, वो पीएचई मिनिस्टर बने कल्याण सिंह की मिनिस्ट्री में यूपी में। तो उनको उस गुरुद्वारे का सारा किस्सा पता था। तो वो जो 10 फुट एंट्री की बात थी वो नहीं मिल रही थी, तो उसके साथ एक पीएचई का पाइपों का बहुत बड़ा स्टोर था, वो कि 7 से 8 कनाल जगह थी। तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद दूंगा, बधाई भी दी, मैंने उनसे बात भी की। उन्होंने वो 8 कनाल की 8 कनाल जगह पेमेंट लेके तो गुरुद्वारा साहब को प्लाट कर दी। आज वहां पर भव्य गुरुद्वारा है। और जो 10 फुट रास्ते की बात थी, तो उसके बदले वहाँ 8 से 10 कनाल जगह मिल गई। गुरु का सिख वहाँ बैठा हुआ था, तो उसने ये चीज कर दी। वहाँ का जो लोकल एमएलए था, मेरा दोस्त, बोला यार वरिंदर, ये तुमने बहुत बड़ा पंगा डाल दिया, मैं तो अब आगे से जीत नहीं पाऊंगा। यहाँ पर सिख समाज तो चंद वोटे हैं और वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा है, तो ये तुमने क्या कर दिया। वाकई वो अगली इलेक्शन में वो हार गया। वहां पर लोकदल का आदमी जीता, वो चंद वोटों से हार गया। लेकिन हार जीत तो लोकतंत्र में लगी रहती है, लेकिन अपनी बात कहने में ना मैं कभी पहले हिचका हूं, ना ही आगे कभी इसमें मेरी कोई हिच हो। आरएसएस के बारे में क्या विचार है? लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है वो आतंकी संगठन है। भारत के अंदर 3 बार इसे बैन किया गया। सरदार पटेल जो हैं उन्होंने इसे बैन किया था। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जितना मेरा इनके साथ बैठना उठना है, कभी इन्होंने आतंकवाद की बात नहीं की, शांति की बात की, भाईचारे की बात की, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इनकी सोच यही है कि नेशन फर्स्ट। और कोई चीज, मुझे ये बात कई लोगों ने कही, यार आरएसएस वाले, बिल्कुल यार बोलने से नहीं होता है। आरएसएस वाले एंटी सिख ये कहते हैं, मैंने बोला यार आपके पास कुछ अगर रिटर्न में है, उनकी कोई बुक है, उनका कोई बयान है, कोई सीडी है, तो सीडी है, तब सीडी होती थी, सीडी मुझे दो, मेरी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, लेकिन मैं ऊपर तक इसकी बात करूंगा। लेकिन बातें बहुत से लोगों ने की, लेकिन किसी ने ये प्रूफ नहीं दिया कि भी आरएसएस मतलब सिर्फ, हाँ, इंडिविजुअल कोई एक आदमी, 2 आदमी, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हाँ, इंडिविजुअल आरएसएस के किसी आदमी ने किसी टाइम कोई चीज कही हो तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑन द होल जितना मैं जानता हूँ, आरएसएस की चाहे किताबें हैं, चाहे उनका प्रचार है, चाहे उनका, उसमें बिल्कुल नहीं है। और उनके मैं कई बार गया हूँ तो वो वहां पर बोलते हैं, पिता वारिया ते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले। और गुरु गोविंद सिंह जी के उन्होंने फोटो लगा के रखे होते हैं, और उसमें कोई भी अपना कार्यक्रम करने से पहले वो उसको गीत बोलते हैं, वो गीत बोलते हैं, पिता वारिया ते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिथ्या है। नागपुर हेडक्वार्टर में कई सालों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, ये एक चर्चा होती है। और उमा भारती गोडसे को आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक कोई परिभाषा अगर हो तो वो कहती हैं। अभी हाल ही में एक उनका बयान वायरल हो रहा है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इंडिविजुअल कोई आदमी कुछ भी हो सकता। अब जैसे हमारी सिख कम्युनिटी है जी, इसमें भी चंद लोग जो हैं उन्होंने, उनकी अपनी सोच होगी, उन्होंने देश के खिलाफ मतलब हथियार भी उठाए, लेकिन ज्यादा करके मेजॉरिटी जो सिखों की थी, उन्होंने हमेशा देश की रक्षा की। आज अगर हमारा देश आजाद है तो मैं ये साफ कहूंगा कि सिखों की कुर्बानियों की वजह से 90% अगर कुर्बानियां किसी ने दी तो वो सिखों ने दी। आप गोडसे को आतंकवादी मानते हैं? नहीं, आतंकवादी किसमें सवाल नहीं है, वो कातिल था। आतंकवादी वर्ड ही अलग, क्योंकि जो पूरा आतंकवादी है, जिनके पूरा कोई संगठन है, देश को
कुछ देश के खिलाफ आतंकवाद होते उसे आतंकवादी कहते हैं। मैं उसे अच्छा आदमी नहीं मानता हूँ कि उसने हमारे किसी के साथ डिफरेंस हो सकते हैं, मेरे आपके साथ डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बंदूक निकाल के या तलवार निकाल के आपका मर्डर कर दूं। अगर मैं करूंगा तो मैं गलत हूं। अगर मैं यहाँ गलत हूं तो ऐसे में नथुराम गोडसे को भी गलत मानता हूं कि उसने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। उसने किया है, उसको सजा भी मिली। और कई बार मैं कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि यार सिखों ने ये काम किया तो वो आतंकवादी है। तो मैंने बोला यार तो फिर तो नथुराम गोडसे भी हिंदू था, नथुराम गोडसे भी महाराष्ट्रियन था। आप सारे महाराष्ट्रियन को आतंकवादी क्यों नहीं बोलते? तो मैं इसके ऊपर बाकायदा स्टैंड लेता हूँ। मैं बिल्कुल गोडसे जैसे किसी भी जो निर्दोष की हत्या करे, हमारे धर्म में भी ये कहा गया कि निर्दोष की हत्या नहीं करनी है, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई चढ़ के आता है तो उसके लिए आपने मुकाबला करना, मजलूम की रक्षा करना। एक चीज और चर्चा होती है कि देश के गृह मंत्री जो आज हैं अमित शाह, जब वो पहली इलेक्शन कॉरपोरेटर की लड़ने वाले थे तो लोग कहते हैं कि आप उन्हें टिकट देने के लिए गए थे जब वो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं भी युवा मोर्चा में था, वो भी युवा मोर्चा में थे। हमारी अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, अमित शाह जी भी हमारे साथ थे। वहाँ उनके साथ इंट्रोडक्शन हुई, हम उनसे मिले और उसके बाद वहाँ पर कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हुई और वहाँ हमने प्रस्ताव भी रखा कि यूथ को, युवाओं को टिकट जो है वो दी जाए। तो तब उमा भारती ने कहा कि भैया बताओ कौन कौन लोग यहाँ पर इच्छुक हैं। तो काफी लोगों के नाम आए और बाद में अमित शाह जी मुझे दिल्ली मिले, उन्होंने कहा यार टिकटें बंटनी, और उन्होंने अपनी, मुझे नाम तो नहीं याद रहा, फलानी सीट अगर मुझे वहां से टिकट मिले। मैंने बोला मैं उमा भारती से बात करता हूँ। मैं क्योंकि स्टेट का युवा मोर्चा का वर्किंग प्रेसिडेंट था, कविंदर गुप्ता जी जो आजकल लेह के एलची हैं, उनकी टांग टूट गई थी और मैं ही क्योंकि उपाध्यक्ष था तो मैं ही एज ए अध्यक्ष काम करता। तो हमने उमा भारती से बात की, उन्होंने कहा ठीक है। बाकी कमेटी बैठी, उनको सीट मिल गई और वो कॉर्पोरेट जीत गए। फिर उनकी किस्मत अपनी अच्छी थी कि उनके एरिया के जो विधायक थे उनकी डेथ हो गई, तो इनको उपचुनाव में फिर मौका मिल गया, ये जीत गए। ये फिर आदमी की आगे कोशिश, हमने आज तक 50 लोगों को पार्टी में लाया होगा, कोई एक दो काम जो हुए, एक बाकी तो 48 मिलते नहीं है, कहाँ गए कहाँ से आए। तो ये तो आगे फिर आदमी की अपनी मेहनत, किस्मत, वो आगे अमित शाह जी का अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग था, या वहाँ की जो स्थितियाँ थी गुजरात की, उसमें से उभरे और आज वो देश की गृह मंत्री है। तो ठीक है, उसमें गृह मंत्री बनने के बाद आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? हाँ, हुई मुलाकात, 2-4 बार। उन्हें याद था कि आप उस वक्त? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह कि बुलानी चलानी अच्छी थी। उन्होंने मुझे नाम से पुकारा, और वरिंदर क्या हाल है? ठीक है। बस अब जब होम मिनिस्टर बन जाओ, इतना बड़ा हो, तब उनके जो आसपास के लोग होते हैं वही नहीं मिलने देते हैं या पास जाने देते हैं। लेकिन कोई जरूरत भी नहीं थी कि भी, मेरी वो आदत नहीं है कि भी वो पीछे आप फिर उनका अपना काम वो अपना करें, हमारा जो अपना काम है हम अपना कर रहे हैं, तो उसमें कोई। अब आखिरी सवाल है, इतना लंबा इंटरव्यू करने के बाद आपके लिंक्स और आपका पार्टी के प्रति वफादारी वो झलक रही है। अब पिछले दिनों में आपके कई इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिनमें ये चर्चा हो रही है कि पार्टी के अंदर किसी सिख चेहरे को जगह नहीं दी गई। तो वरिंदरजीत सिंह 80 के दशक से लेकर अब तक पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और इतना काम करने के बाद जब देश के गृह मंत्री आपको बाय नेम जानते हैं, आपको अभी आपने बताया कि उन्होंने आपको बाय नेम बुलाया, उसके बाद मोदी जी भी मुझे बाय नेम जानते हैं। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जानते हैं, और
आप ही के साथ आपके जूनियर स्पीकर रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब एलजी हैं लद्दाख के कविंदर गुप्ता, लेकिन वीरेंद्रजीत सिंह का चेहरा सामने क्यों नहीं आया? और वीरेंद्रजीत सिंह के चेहरे को लेकर के चर्चा क्यों नहीं हुई कि एक लंबा समय पार्टी के साथ वफादारी से काम करने के बाद उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, कारण क्या समझते हैं? नहीं, कारण तो मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन पार्टी की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ कि मैंने एक बार केदारनाथ सानी जी हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी होते थे, मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। मैंने कहा, सानी जी, आप पार्टी में, संगठन में और उसके बाद एमएलए, एमपी और कॉर्पोरेटर में भी आप सिखों को जो है वो स्थान दे जाते थे। तो साहनी जी एक ऐसा नेता थे कि जो हर चीज का जवाब रिटर्न देते थे। मेरे पास उनका लेटर पड़ा हुआ है, उनका मुझे रिटर्न जवाब आया, वीरेंद्रजीत सिंह जी, आपका ये कहना ठीक है कि सिखों को संगठन में स्थान देना चाहिए। मैं इसके लिए, तब दया किशन कोतवाल जी हमारे यहाँ प्रधान होते थे, मैं उनसे कहूंगा। लेकिन जहां तक सवाल है एमएलए, एमपी और वो, उसमें हम नया पुराना हिंदू मुस्लिम सिख नहीं देखते हैं, उसमें हम देखते हैं विनेबिलिटी, कौन आदमी जीत सकता है। तो उसमें किसी जगह हमारा अंदाजा गलत भी हो सकता है, लेकिन वहां हम हिंदू मुस्लिम सिख नहीं देखते हैं, हम विनेबिलिटी देखते हैं। लेकिन आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जहां से सिख जीत सकता है तो वहां से हम सिखों को भी टिकट दें और उनको जिताएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। लेकिन इस बार पार्टी ने सरदार नरेंद्र सिंह जी को आरसपुरा और गांधीनगर वाली सीट से उम्मीदवार बनाया और लोगों ने भरपूर उनका साथ दिया। और एक बहुत पुराना नेता जो कांग्रेस की बहुत बड़ी गन थी, रमन भल्ला जी को उन्होंने हरा दिया। तो ये मैं इसमें नहीं मानता हूं कि भी पार्टी ने मुझे इग्नोर किया, ऐसी बात नहीं। पार्टी ने मुझे बड़ा ठीक स्थान दिया, मुझे एक नाम दिया। आज समाज के लोग मुझे इस बात से पहचानते हैं कि भैया ये दल बदलू नहीं है, ये बीजेपी का मेंबर है। मैं छोटी सी बात अपनी एक और इसमें कि एक बार जो सवाल आपने किया, मैं किसी शादी में गया, मैं घूम रहा, तो मुझे एक बोलता, यार तुमने बीजेपी में आज तक क्या कमाया, तुम्हें तो कोई उन्होंने बनाया नहीं, एनसी वाले वो बन गए। मैंने उसके साथ लिया, तो हमारे में वो जो निंद्रा होता है वो लिखते हैं, तो मैंने उसको 1100 रुपया दिया। मैंने बोला जो लिखा, उसने लिख दिया वीरेंद्रजीत सिंह। मेरी मुंह की तरफ देखा, उसने ब्रैकेट में खुद लिख दिया बीजेपी। मैंने बोला भी देखा, तो नहीं क्या हो गया। मैंने बोला दोबारा, मैं उसको ले गया। मैंने बोला पेज आगे, मैंने ये पेज पीछे कर, मैंने बोला ये पढ़ बीजेपी। मैंने बोला मैंने ये कमाया है कि आज वीरेंद्रजीत सिंह को लोग पहचानते हैं कि मैं बीजेपी। हाँ, वो टाइम ठीक है, कई बार जब शुरू में मैं नारायण नगर से निकलता था तो लोग मुझे निकरदारी कह के भी छेड़ते थे। लेकिन आज काफी सारे सिख भारतीय जनता पार्टी में हैं और कम से कम मेरी एक पहचान तो है ना कि भैया आपने भी मुझे अगर याद किया, मौका दिया, इसीलिए दिया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना और सीनियर सिख। बाकी पोस्टे ओहदे इसके लिए ना तो हमने कभी पार्टी ज्वाइन की और ना ही आगे। जब मैं पार्टी में आया तो 1 या 2 एमएलए हमारे आते थे, हमारा एमपी जीतेगा ये तो हम कभी नींद में भी नहीं सोचते थे। ये तो चलो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लोगों ने साथ दिया, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की गलतियां जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में भी राज कर रही है और बहुत सी स्टेटों में भी राज कर रही है। लेकिन जब मैं पार्टी में आया था तो तब ये बिल्कुल, कई लोग ये सोच के आते हैं हम जाएंगे तो वहां एमएलए एमपी बनेंगे, कोई चेयरमैन बन जाएंगे, वो बोले कि मैं ये सोच के ना ही पार्टी में आया था और ना ही आगे मेरी ये सोच है कि मैं पार्टी में रहूंगा या ना रहूंगा। जी मुझे कोई कुछ इन्होंने बनाया नहीं, देने वाला वो
ऊपर वाला है, जिस दिन किस्मत में होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई नहीं। लेकिन समाज में, लोगों में एक नाम है कि वीरेंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी का सिंसियर कार्यकर्ता है, और सोच तो यही है। आपके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये पार्टी के अंदर आप हैं, आप जो कह रहे हैं शायद आप भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, और आपके परिवार के लोगों ने, आपके बच्चों ने कभी नहीं कहा कि पापा इतने समय से आप इस राजनीति में हैं और देश के गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक को आपको बाय नेम जानते हैं, और आपको तो बड़े नेता होना चाहिए था, और आप तो विधायक या एमपी की टिकट आपको मिलनी चाहिए थी? नहीं, ये बात से आपकी मैं 101% सहमत हूँ कि मेरा परिवार, मेरे करीबी रिश्तेदार और आप जैसे कुछ शुभ चिंतक जरूर इस बात को कहते हैं, मेरे मुंह पे भी कहते हैं और पीछे भी कहते हैं। लेकिन सुखमनी साहब में एक तुक आती है, जिस साहब से ना ही कोई चारा, इसकी जे सदनमस्त। जिसके आगे आपका जोर नहीं है, देने वाला वो है। मैंने किसी से मांगना जिंदगी में नहीं सीखा। मैं अगर मांगता हूं तो अपने गुरु ग्रंथ साहब से मांगता हूं, उनके आगे ही मैं शीश झुकाता हूं, और मेरा शीश किसी और के आगे झुकता नहीं है। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन मुझे उस बात का कोई मतलब गिला नहीं है। मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि मुझे नहीं बनाया गया, ये नहीं किया गया। ये सब चीजें मतलब सेकेंडरी है। आपकी अंदर आत्मा आपकी खुश होनी चाहिए, वो मैं सर्टिफाइड। एक आखिर में मुझे एक याद सवाल भूल गया, मैं फिर से लेना चाहूँगा। आपका एक खुद का संगठन है, संस्था है, नेशनल सिख फ्रंट मेरे ख्याल से नाम है उसका। बिल्कुल। तो आप उसमें भी काम कर रहे हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत रही फिर? देखिए, ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है। वो ऐसा है कि संगठन में रह के, खास करके भारतीय जनता पार्टी में रह के, आप कुछ बातें अपनी कम्युनिटी की या दूसरी आप ओपन नहीं उठा सकते। तो इसलिए हमने कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही सिखों ने मिलके ये चीज सोची कि यार, जो चीज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं उठा सकते, हम एक सिख ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो पोलिटिकल ना हो, और उस स्टेज के ऊपर हम चाहे प्रेस में, चाहे लेटर्स में, चाहे कुछ ऐसी चीजें हैं, वो हम उसके माध्यम से उठाएं। और इसलिए हमें नेशनल सिख फ्रंट बनाना पड़ा कि जो चीज हम भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं कह सकते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, तो वो हमने नेशनल सिख फ्रंट बनाकर, तो वो चीजें हमने रखी। और कुछ चीजें, इंटरव्यू लंबा हो गया, कुछ चीजें उसमें हमने मनवाई भी कि जो मैं शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरी वो ना मानी जाती। जैसे मिसाल तौर पे, जैसे यहाँ से हुजूर साहब की ट्रेन चलना, यहाँ से नहीं था, हम लोग अमृतसर जाते थे, अमृतसर से फिर जाना, रात को वापस वहां पहुंचना, गाड़ियां वहां छोड़नी। तो इस तरह की कई बातें नेशनल सिख फ्रंट के नाम पे हमने मिल के जाकर, और भी बहुत से काम है जो शायद भारतीय जनता पार्टी के नाम पे या भारतीय जनता पार्टी में रहकर नहीं हो सकते थे, वो नेशनल सिख फ्रंट बना के, तो हम वो इशू जो हम बीजेपी के नाम से नहीं उठा सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों की अपनी बहुत सी मजबूरी होती है, तो वो मैं नेशनल सिख फ्रंट के बैनर के तले हम उठाते हैं। मैं नहीं कहता कि वो सभी पूरी हो जाती है, लेकिन हम आवाज जरूर पहुंचाते हैं। अब हमारा टनल बना काजीकुंड से, बनिहाल से काजीकुंड, हमने कहा यार गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे इसका नाम रखो, क्योंकि यहीं से कश्मीरी पंडित, अगर कश्मीर का लिंक किससे है तो यहीं से पंडित कृपाराम जी उठ के तो नानपुर साहब की। तो बात मनोई नहीं बनोई, वो सेपरेट बात है। बंदा सिंह बहादुर की स्टैचू की बात थी, हमने नेशनल सिख फ्रंट से शुरू की। हमारा एक साथी
कुलदीप सिंह बेचारा शहीद नहीं, बेचारे उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे बहुत से लोगों ने साथ दिया, नेशनल सिख फ्रंट के नाम पे साथ दिया। और उस टाइम शायद मेरे ध्यान में आ रहा है कि उस स्टैचू के लिए आपने भी संघर्ष किया और इंटरव्यू किया, ठीक है, वहां नहीं लगा, वहां लग गया। लेकिन ये चीजें मैं बीजेपी के नाम पे नहीं कर सकता था। बीजेपी के नाम पे शायद मैं उस टाइम कुलदीप सिंह जी आप जैसे या कई लोगों को कहता तो वो मेरे साथ ना आते। और राजपूत सभा का प्रेसिडेंट भी हमारे साथ वहां आकर बैठा क्योंकि वो एजिटेशन जो थी वो नेशनल सिख फ्रंट के बैनर तले थी। हमने माइनॉरिटी का दर्जा अगर मिला, सिखों को हर मुसलमानों को सीटें मिलती थी, 3% कोटा, स्कॉलरशिप मिलती थी, सिखों को नहीं मिलती थी। हमने नेशनल सिख फ्रंट के नाम पे उसके लिए एजुकेशन की। एक हमने जुलूस जो था वो आरसपुरा से प्रेस क्लब तक लाया, एक गोलगुजरात से प्रेस क्लब तक लाया। इस तरह हमने एजुकेशन की। नेशनल सिख, ये मैं बीजेपी में रहते हुए नहीं कर सकता था, तो वो स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को भी यहाँ मिलनी शुरू हुई। कि मैं मनमोहन सिंह से मिला, मैंने बोला भाई आप माइनॉरिटी को आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, माइनॉरिटी आप मुझे ये बताएं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप 2% वाले को मानते हो या 18% वाले को मानते हो? तो 18% वाले को दे रहे हो तो भैया 2% वालों को क्यों नहीं देते? उनके सिखों ने ये भी कहा जी सिख ऐसे नहीं करता, ऐसे करता, आप मानते को? मैंने बोला नहीं, जहाँ जरूरत होगी सरकार से मांग रहा हूँ, मैं कोई सड़क पे खड़ा होकर भीख नहीं मांग रहा हूँ। जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, अगर आप माइनॉरिटी को दे रहे हो तो भैया उनको दो, लेकिन हमारी माइनॉरिटी जो है वो ज्यादा है, हमें मिल। तो चलो, कुछ और लोगों ने भी जोर लगाया, बाद में वो कामयाब होगी। आज भी लाखों नहीं करोड़ों सिख बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं। ये नेशनल सिख फ्रंट की भी उसमें कुछ मात्रा मतलब था, मेहनत थी, जिसकी वजह से ये हो। तो इसलिए हमको मिलके नेशनल सिख फ्रंट बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए वीरेंद्रजीत जी। लोग बात कर रहे थे कि वीरेंद्रजीत वो शख्स हैं जब पार्टी को कोई जानता नहीं था, उसके बूथ पर खड़ा होने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं था, उस समय वीरेंद्रजीत सिंह पार्टी के साथ खड़े हुए। लेकिन आज जब वीरेंद्रजीत सिंह पार्टी के उस दौर से लेके यहाँ तक आए, कई नेताओं के नाम, जैसे कविंदर गुप्ता का नाम निकल करके आया कि आज वो एलजी हैं लद्दाख के, उससे पहले स्पीकर रहे, फिर डिप्टी सीएम रहे। इनके जूनियर लोग जो थे उन लोगों को मौका दिया गया, लेकिन वीरेंद्रजीत सिंह को क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्यों इग्नोर किया गया? सवाल ये है कि वीरेंद्रजीत सिंह का पार्टी के प्रति वफादार होना क्या उनके लिए गुनाह हो गया? ये एक सवाल अब उठ रहा है और भाजपा पर तंज कसे जा रहे हैं।